हेलो दोस्तों, इंडियन वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं प्रतियोगिता दर्पण की मार्च मंथली का जो भी न्यूज़ है मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है राष्ट्रीय घटना का कि 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति का अभिभाषण जो एक दिन पूर्व संध्या पे जो देते हैं हर साल, उसमें सुभाष चंद्र बोस की चर्चा किए थे। उससे पहले 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की, और उसकी चर्चा 26 जनवरी 1930 की चर्चा उन्होंने की क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी उपलक्ष्य में उनका जो है स्टैचू डिसाइड किया है, स्टैचू कि इंडिया गेट के पास इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है कि क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इंडिया गेट पे किसका इंस्टॉल किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे न्यूज़ देखते हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की डेट अनाउंस कर दी गई है। उसका डेट का तारीख है 8 जनवरी 2022। ये इसलिए मैंने डेट को चुना है क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि किस चुनाव की घोषणा कब की गई थी, इसलिए ये डेट इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री सुशील चंद्र हैं। और देखिए यूपी चुनाव में कितने चरण में हुआ है, तो 7 चरण में किया जा रहा है। अब इसमें जो भी एग्ज़ाम में जो सीटों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विधानसभा की सीट कहाँ कितना है, तो गोवा की है 40, मणिपुर की है 60 विधानसभा की सीट, पंजाब की है 117, उत्तराखंड की है 70 और यूपी की है 403। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में भी दे सकता है, मिलान करने के लिए दे सकता है, या इसको चेंज कर करके ऑप्शन के रूप में दे सकता है। तो ये मैंने चरण का एक तैयार किया है कि गोवा का 1 चरण है, 2 चरण है मणिपुर का, पंजाब का 1 है, उत्तराखंड का 1 और यूपी का 7। क्योंकि यूपी बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए 7 चरण में कराया जा रहा है। ठीक है, तो यूपी में कह रहा है कि यूपी में एससी को कितना सीट दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, 84 है, और एसटी को 2 सीट मिला है। पंजाब में एससी को 34 और एसटी वहाँ नहीं है, बिल्कुल सीट नहीं है। यूके उत्तराखंड का हो गया एससी का 13 और एसटी का 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अब क्वेश्चन यही उठेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किस कंट्री को दिया जाएगा, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये है फिलीपींस। हालांकि डिमांड वियतनाम भी, मलेशिया भी ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन सबसे पहले फिलीपींस को दिया जाएगा। आगे न्यूज़ देखते हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कम वजनी वाला मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि मैन भी यानी चाहे तो आदमी भी यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके इसको किसी भी टैंक को उड़ाना हो तो उसमें ये सफलता मिल सकती है, काफ़ी हल्की वेट की होती है। आईएनएस खुंखरी को स्मारक हेतु दीव, जो दमन दीव है वहाँ का, आईएनएस खुखरी को स्मारक हेतु दीव प्रशासन ने क्या किया है, वहाँ इसकी स्टैचू लगाने की बात किया है। उसका ये क्योंकि यह जो है 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो दीव के निकट पाकिस्तान पनडुब्बी द्वारा उसको डुबा दिया गया था, इसलिए ये डूबने वाला सबसे पहला युद्धपोत है, इसीलिए दीव प्रशासन ने इसको वहाँ पे स्मारक बनाने के लिए किया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना पे। अंतर्राष्ट्रीय घटना, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड की से सम्मानित किया गया। वो किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के थे। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि देश की सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। अगला न्यूज़ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो एक आइलैंड है, उसका नुसंतारा ये कैपिटल वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये जकार्ता से नुसंतारा, तो बोर्नियो आइलैंड पे है, और ये ईस्ट कालीमंतान
कालीमंतान जगह पे है और ये काफ़ी मिनरल्स है यहाँ, रिच, बहुत ज़्यादा रिच है यहाँ मिनरल्स का। तो यहाँ पे है कि आखिर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि यहाँ शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। तो इस पे रीज़न जो सबसे बड़ा है कि राइजिंग ऑफ द सी लेवल, यानी सी का जो है लेवल बढ़ रहा है और राजधानी वो धीरे धीरे डूब रही है, इसलिए एक रीज़न है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी बड़ा काम हो गया, बढ़ गया है, इसलिए वहाँ छोटा पड़ रहा है। बिजनेस का इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस फाइनेंस जितने भी है, सर्विस सेक्टर है, सारा चीज़ें उसका बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो ये लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम इंडिया की यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये इंडिया हो गया, इंडिया से जैसे इधर आओगे म्यांमार साइड में, तो ये मलेशिया का भाग है, ये फिर ऐसे हो गया चाइना, इधर वियतनाम हो गया। यहाँ पे आप देखोगे सुमात्रा आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड है। और इधर जो देखोगे आप जावा है, इधर जावा सी है। ये इसी पॉइंट पे जकार्ता है, यानी इसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं स्थित है इस पॉइंट पे। अब यहाँ से ये यहाँ पे एक बोर्नियो आइलैंड है, जो कि ये मलेशिया का भाग है, ये इंडोनेशिया का भाग है। ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड के इस पॉइंट पे पूर्वी कर रहा है, ये इसी को कालीमंतान बोला जाता है। यहीं पे नूर सुल्ताना है, ये देखिए इस पॉइंट पे। तो यहीं पे इसकी कैपिटल यहाँ से यहाँ शिफ्ट की जा रही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 का ये रिपोर्ट्स है, इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें बताना है परसेप्शन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका जो वैल्यू होता है 0 से 100 होता है। इसका मतलब 0 के जो करीब होगा वो ज़्यादा क्या होगा, करप्ट होगा, और जो 100 के आसपास होगा वो बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, इसका एक मेजरमेंट होता है। जारी कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यही जारी करता है सीपीआई को, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। अब क्वेश्चन उठेगा कि पहला रैंक किसका है, तो पहला रैंक है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। बीपीएससी में जैसे क्वेश्चन दे सकता है, लिख देगा कि पहला रैंक किसका है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और भी कंट्री का नाम दे देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप डेनमार्क मारोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों को एक साथ मिला हुआ है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड सबका नंबर सेम है, 88 पॉइंट मिला है इन लोग को। इंडिया का है 85 रैंक है, लेकिन नंबर कितना मिला है, 40 आउट ऑफ 100, यानी 85 रैंक हो गया, पहला रैंक हो गया डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, तीनों को मिला के मिला हुआ है। इंडिया का 85 है, चाइना का 66 है, श्रीलंका का 102 है, भूटान का 25 है। ये रैंक है। अब देखिए ब्रिक्स देशों में किसका परफॉर्मेंस सही है, तो ब्रिक्स देशों में साउथ अमेरिका का है 44, चाइना का 45, इंडिया का है 40, और ब्राज़ील का है 38 और रशिया का है 29। यानी चाइना का बेटर पोजीशन है, चाइना और साउथ अफ्रीका का। इंडिया का है तीसरे नंबर पे, और ब्राज़ील का है चौथे, और रशिया का है 5वें नंबर पे। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं आर्थिक परिदृश्य में। 2020-21 में देश की राष्ट्रीय आय में कर एनएसओ का अनुमान लगाया इसने कि जीडीपी में 9.2% की वृद्धि है 2021-22 में कर है। और इसका बेस ईयर किसको बनाया है, तो 2011-12 का है बेस ईयर। और कर मूल्य कीमतों पर मूल्यवर्धन, जीवीए जिसको बोला जाता है, ग्रोस वैल्यू एडेड होता है, ये है 8.6%। अब वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 2021-22 में कर है 593.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है, विदेशी ऋण भार है, एक्सटर्नल डेब्ट जिसको बोला जा रहा है।
$593.1 बिलियन है विदेशी। उसके बाद अगला आते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 में भारत में वस्तुगत निर्यात में 49.66% व आयात में 68.91 की वृद्धि हुई है। यानी हम लोग निर्यात में कहा जाए तो ये कम है, आयात में हम लोग ज़्यादा ये किए हैं। तो हम लोग का क्या है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ये किसके मंत्रालय द्वारा है, तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है। इसके आधारित क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कितना है, तो 5.59% है। इसका आधार वर्ष 2012 है। तो सीपीआई है 5.59%, जबकि बोला जाता है कि 0 से 5 के बीच में अगर रहे तो अच्छा माना जाता है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी सीपीआई का भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अंतिम दर 2021 में 13.56% है। ये अपने आप में ज़्यादा है, क्योंकि अगर 5 से 10 के बीच में बोला जाता है कि सही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि 13.56 है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि 30 साल में सबसे ज़्यादा है ये महंगाई। वर्तमान में जो 6.697 यानी 697 उत्पादों के आधार पर ये तैयार किया जाता है, WPI इसको बोलते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब करें वर्तमान में विदेशी मुद्रा कोष यानी फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है। फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो 633.6 अरब डॉलर है। इसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। तो ये दिसंबर 2021 तक के डेटा के अनुसार इतना है। अब आते हैं यूएन की रिपोर्ट। यूएन की रिपोर्ट जो दर्ज की गई है वो कोरोना के कारण एक्सपेक्टेड किया है कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है, कितनी की कमी हुई है। तो 2020 में जीडीपी में कह रहा है कि श्रिंकिंग हुआ है 7% का। 2021 में मतलब 7% रहेगा, 2020 में था। 2021 में 9% अनुमानित है। 2022 में 6.7 और 2023 में 6.1 ये अनुमान लगाया है यूएन के रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे ही और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी अपनी रिपोर्ट का जारी करता है। अब आ जाते हैं विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2020 में टोटल विश्व का बोल रहा है, विश्व का 3.4% की सिकुड़न 2021 में 5.5% का अनुमानित है। यानी 2020 में 3.4 था, 2021 में 5.5 है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है। भारत की बात करें तो इसमें 2021-22 में 8.3% की कह रहा है कि रहने का अनुमान है 2021-22 में विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा कह रहा है कि ये जारी कौन करता है इसकी रिपोर्ट, तो इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। विश्व में चीन ऐसा देश है जहाँ, ये आश्चर्य वाली बात है कि जहाँ कोविड के कारण पूरी दुनिया सबकी जीडीपी निगेटिव में गई है, लेकिन ये ऐसा पहला मुल्क है जहाँ 2.2% का जीडीपी में वृद्धि हुई है। चाइना ऐसा पहला कंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट। आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट में भारत की 2020-21 में 9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग अपना जो है एक्सपेक्टेड ये जीडीपी का कैलकुलेशन करती है सब। तो 9% इसके अनुसार है। और ये जारी कौन रिपोर्ट करता है आईएमएफ का, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। इसी में इसकी बात की जाती है, चर्चा की जाती है। जो विश्व में सर्वाधिक है 9% में, इंडिया के बारे में बोला कि 9% है और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा इंडिया में। अब आगे आते हैं, एक न्यूज़ आया कि बैंक पर ये एक नया बैड बैंक की शुरुआत किया गया है, बैड बैंक। तो बैड बैंक होता क्या है, तो बैंक से जितने भी एनपीए हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी डूबते हुए कर्ज को, ये बोझ घटाने के लिए बैड बैंक की शुरुआत की गई है। ऐसे वर्ल्ड में और भी कंट्री है जो इस पे काम कर रहे हैं, इंडिया शुरुआत करी है इसके। हालांकि इससे पहले इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी
ये काम ऑलरेडी कर रही है, एनपीए को कलेक्ट करने में, वापस लाने में ये काम करती है। इसके अलावा 2 और एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा है IDRCL, ये है इंडिया डेप्थ रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसका काम यही रहेगा कि एनपीए को रिकवरी करना है, यानी जैसे मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों से पैसे को वापस लाना है सरकार के पास। तो ये बैड बैंक का, इसी को बैड बैंक कहते हैं, इसी का काम है ये बैड बैंक का। अगला न्यूज़ देखते हैं। 69 वर्ष पश्चात एयर इंडिया का टाटा समूह में वापस आ गया। अब देखिए टाटा समूह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच दिया था, किसको? टाटा को। तो टाटा जो सन्स हैं, टाटा की कंपनी है जिसका चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, टाटा समूह का, और इन्हीं का कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसी को सौंपा गया है, 1932 में क्या हुआ था, टाटा एयरलाइंस नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, टाटा एयरलाइंस को, और 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीयकरण करके पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया था। उसके बाद 1953 से अभी 2022 में पुनः वापस इसको बेच दिया गया है, टाटा के पास ये आ गई है। अगला न्यूज़ देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें टोटल कितना मेंबर है, पहले क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल मेंबर कितना है, तो 10 है आसियान के और 5 और मेंबर है, टोटल 15 है। जबकि इससे पहले अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया इसका भाग है कि नहीं, तो इंडिया इसमें ज्वाइन नहीं किया है, उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल देखिए 10 आसियान कंट्री कौन कौन है, तो उसका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये 10 कंट्री हो गए जो आसियान के देश हैं। ठीक है, आसियान के ये 10 हो गए, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यानी ये बात में जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री इसमें ऐड हुए हैं। इंडिया भी पहले तो तैयार था लेकिन बाद में पुल बैक कर लिया। क्यों कर लिया? ये देखिए विश्व की लगभग जीडीपी का 30% ये 16 कंट्री मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रही है। तो भारत ने क्या किया, 2019 में इससे बाहर हो गया। क्यों हो गया, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसको रीज़न ये है कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, FTA की बात हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी अगर इंडिया ज्वाइन करता तो इसको क्या करता है कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में डायरेक्ट आ सकते थे बिना एक्साइज ड्यूटी दिए हुए या बहुत कम प्राइस पे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उस पर डायरेक्ट असर पड़ता, वो लोग सारे खतरे में आ जाते। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए जैसे चीनी सामान भारतीय बाज़ार पर कब्जा कर लेता, इसी को देखते हुए सरकार ने इससे बाहर होना ज़्यादा अच्छा समझा, इसीलिए इससे बाहर हो गया इंडिया। तो अब आते हैं, एक मर्कोसूर है, मर्कोसूर बोलते हैं ये, और ये एक बायलेटरल ट्राइलेटरल कहिए कि 2 कंट्री का समूह है। तो इसमें कौन कौन सा है मर्कोसूर में आएगा? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे, 4 कंट्री है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मर्कोसूर में कौन कौन कंट्री शामिल है, तो ये हो गया। तो ये रहा इसका। अब आते हैं अपॉइंटमेंट पे। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है? तो डिजिटल को लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लागू की गई है। ये बजट में इसकी चर्चा की गई है। CBDC, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब आते हैं यूको बैंक के CEO MD कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। ये बैंक वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ONGC और CMD,
ONGC CND किसको बनाया गया? तो ये पहली महिला को बनाया गया, अलका मित्तल उनका नाम है। तो ये अब आता है AIIB, ये क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये। यानी अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे रोड सड़क बनाना हो तो यहाँ से डायरेक्ट लोन लिया जा सकता है। ये बनाया गया था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसका उपाध्यक्ष अभी हाल ही में उर्जित पटेल को बनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष जिंग लिंक्विन है, इनको छोड़िए, उपाध्यक्ष याद रखिए उर्जित पटेल को। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? नए बनाए गए हैं चेयरमैन, उनका नाम है श्री S सोमनाथ, उनका नाम है। अब आते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो आयशा मलिक को बनाया गया है। उसके बाद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है आनंद नागेश्वरन को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ये पहली बार पुरस्कार को शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र के उपलक्ष्य में 125वीं जयंती पर ये शुरुआत की गई है और ये किस लिए दी जा रही है? तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाएगा ये पुरस्कार। और किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2022 को। ठीक है, इसका पहला जो दिया गया अवार्ड दिया गया पुरस्कार विनोद शर्मा को दिया गया है। अब आते हैं गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 किस फिल्म को मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। अभिनेता कौन है? तो विल स्मिथ को मिला है। किसके रोल में थे? तो किंग रिचर्ड के, ये इंपॉर्टेंट है, विल स्मिथ। अभिनेत्री किसको मिला? निकोल किडमैन को। ICC ने भारत की स्मृति रंधावा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है, स्मृति रंधावा को। अब देखिए 2021 में फीफा पुरस्कार में पुरुषों में किसको मिला है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को और महिला में एलेक्सा पुटेलास को मिला है। अगला है इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार किसको दिया गया है? इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022 में लगभग जनवरी में हर साल होता है, ये मेलबॉर्न में हुआ है। एक पुरुष एकल में किसको मिला है? तो राफेल नडाल को है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में एस्ले बार्टी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह है इंडिया ओपन बैडमिंटन में 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन है भारत के और उप विजेता हैं लोह किन पेओ सिंगापुर के हैं। ये है अगला न्यूज़। भरत सुब्रमण्यम ये कौन थे? तो 14 साल का ये है 23वें ग्रैंड मास्टर के लिए उसको पुरस्कार मिला है, ग्रैंड मास्टर बनाया गया है भरत सुब्रमण्यम को। पद्म विभूषण ये पुरस्कार 2022 का है, 4 लोगों को दी गई है। जनरल बिपिन रावत को CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको मिला है। और राधे श्याम खेमका ये गीता प्रेस के थे, गोरखपुर से हैं, इनको मिला है पद्म विभूषण। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इनको मिला है। और प्रभा अस्त्रे लेखक हैं और गायक भी हैं, इनको मिला है। 4 लोग टोटल इसमें मिला है। 17 लोगों को मिला है, उसमें से कुछ नाम इम्पोर्टेंट है। और पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। तो साइरस पूनावाला को मिला है ये पद्म भूषण। कृष्ण एला, सुमित्रा एला, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, देवेंद्र झांझरिया, ये हो गए पद्म भूषण। पद्मश्री में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, सोनू निगम हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, अवनी लेखरा हो गए और प्रमोद भगत हो गए, ये कुछ नाम है। तो बस अब निधन की बात करते हैं। तो बिरजू महाराज का है। बिरजू महाराज किससे रिलेटेड थे? तो कथक और नर्तक से रिलेटेड थे, इनकी डेथ हो चुकी है। और ये किस कथक और नर्तक से जुड़े हुए थे? इनको कालिदास सम्मान 1987 में दिया गया था और पद्म विभूषण 1986 में दिया गया है। एक नारायण देवनाथ ये कार्टूनिस्ट थे, ये इनसे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि किस सेक्टर में थे।
तो कार्टूनिस्ट थे। अब पुस्तक की बात करते हैं। प्रिंस, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर, 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 ये है, ये इनका कौन लिखे हैं, लेखक कौन है, आकार पटेल, आकार पटेल, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य ने, इन्होंने बात करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 2003 से प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, 2003 से स्टार्ट हुआ है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेक